नमस्कार साथियों, निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं सीडीपी 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज की क्वेश्चंस देखते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, बंदूराज 4 प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग। सामाजिक अधिगम के बंदूरा के 4 सिद्धांत इस प्रकार से हैं। तो बंदूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग और इमिटेशन बताया, अवलोकनात्मक अधिगम और अनुकरण बताया। तो इसमें सबसे पहले इसके लिए क्या आवश्यकता होती है, हमें अनुकरण करने के लिए? हमें अनुकरण करने के लिए सबसे पहले मॉडल यानी किसी अपने समाज में किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को देखना पड़ेगा। तो यानी मॉडल के ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा? अटेंशन। तो यहां पे सीधा सीधा हमें मिल गया, मॉडल के ऊपर हमें अटेंशन देना पड़ेगा। अब अटेंशन देने के बाद उस बिहेवियर को, जो हमने ध्यान दिया मॉडल के ऊपर, उसके बाद उस बिहेवियर को, उस व्यवहार को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा रिटेंशन, प्रतिधारण। तो आंसर हमें सेकंड मिल गया। एंगेजमेंट नहीं करनी, हमने रिटेंशन करना है। तो पहला मेटाकॉग्निशन रिटेंशन नहीं था, शुरू में मेटाकॉग्निशन और प्रतिधारण नहीं था, इसलिए पहले दो तो पहले ही रॉन्ग होंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद जब उस परिस्थिति आती है तो हम उसको दोबारा करते हैं उस व्यवहार को, तो रिप्रोडक्शन हो जाता है। और फिर अलग अलग जगह हम प्रेरित रहते हैं, जिसमें प्रेरणा रहेगी वो व्यवहार रह जाएगा, जिसमें प्रेरणा नहीं रहेगी वो नहीं रहेगा। तो हमें फिर देखने को मिलता है प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद मोटिवेशन। तो यहां पर उत्तर हमारे पास क्या रहा? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, अवधान, प्रतिधारण, फिर पुनः उत्पादन और प्रेरणा। यहां पर प्रजनन लिखा है, प्रजनन ना होके इसकी हिंदी क्या रहती है? पुनः उत्पादन। जो हमने सीखा है व्यवहार, उसको हम दोबारा उत्पादन करते हैं, उसका फिर से हम प्रोडक्शन करते हैं। ये हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी हमें देखने को मिलती है। आंसर है तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। डैश आर क्रिएटिव स्किल प्रैक्टिस बुक्स फॉर चिल्ड्रन फॉर द एनरिचमेंट ऑफ देयर क्रिएटिव थिंकिंग। डैश बच्चों की रचनात्मक सोच के संवर्धन के लिए, रचनात्मक कौशल अभ्यास के लिए पुस्तकें हैं। तो बच्चों के लिए जो क्रिएटिविटी के लिए हम पुस्तकें देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आइडिया बुक्स। उन्हें विचार पुस्तकें कही जाती हैं, क्योंकि इसमें बच्चे अलग अलग तरह के विचार प्राप्त करके उनके हिसाब से विभिन्न तरह की नई चीजें बनाते हैं, इसीलिए इन्हें आइडिया बुक्स कहा जाता है। क्रिएटिव बुक्स जैसी कोई चीज नहीं होती। जिसमें अलग अलग चीजें हम लेके देते हैं उसे हम इंटीग्रेटेड बुक्स कहते हैं। और जिसमें बच्चे के लिए हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज, पोएम्स वगैरह वगैरह होती हैं, उसे हम एनरिच, समृद्ध पुस्तकें कहते हैं। तो यहां पे एनरिचमेंट बुक्स, आइडिया बुक्स और इंटीग्रेटेड बुक्स 3 तरह की देखने को मिलती हैं हमें। साथ ही साथ हमें इसमें वर्कबुक देखने को एक मिलती है, जहां पे हमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या किसी एक पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड काम दे रखे होते हैं, उसे वर्कबुक कहा जाता है, कार्य पुस्तिका कहा जाता है। समृद्ध पुस्तिकाएं, विचार पुस्तिकाएं, एकीकृत पुस्तिकाएं और कार्य पुस्तिकाएं। इसके अलावा जो हमारे पास टेक्स्ट बुक होती है, जो हम विद्यालय में देखते हैं, उसको हम कहते हैं टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री बुक्स। 2 बुक्स वहां पे और होती हैं, पाठ्य पुस्तकें और सहायक पुस्तकें। तो ये हमारे पास पुस्तकों की टोटल हमें देखने को मिलेगी कि 6 कैटेगरीज हमें देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट देखें हम। तो वो 3 तो ये थी, 3 में और लिख देता हूं। 3 हमारे पास होती है टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री बुक और फिर वर्कबुक। ये 6 हमें कैटेगरी ऑफ बुक्स देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे। की एजेंट इन एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। परिश्रम बनाम हीनता, जहां पर बच्चा अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना शुरू कर देता है, बच्चा अपना पहचान को ढूंढना शुरू कर देता है, वहां पर हमारे पास प्रमुख घटक कौन से हैं? वहां पर हमारे पास एजेंट्स कौन से हैं? तो यहां एजेंट कौन होते हैं? जो एरिक्सन की साइकोसोशल परिश्रम बनाम हीनता से पहले यहां पर माता पिता होते हैं और परिवार होता है, लेकिन वहां पर हमें क्या मिलने लगते हैं? वहां पर टीचर्स और पीयर्स मिलने लगते हैं। यानी बच्चा जब स्कूल जाना शुरू होता है तब वहां पे हमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी देखने को मिलती है एरिक्सन के हिसाब से। और यहां से बच्चा फिर क्या करेगा? उन्मुख होगा अपने अधिगम के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति। द चाइल्ड स्टार्ट्स ओरिएंटिंग टुवर्ड्स द वेरियस काइंड ऑफ लर्निंग एंड वेरियस काइंड ऑफ प्रोफेशनल डोमेन्स। तो उत्तर यहां पे चौथा रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु का काम करता है? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है नियो बिहेवियरिस्ट या नियो बिहेवियरिज्म। ये जो थ्योरीज होती हैं इन्हें कहा जाता है नव व्यवहारवाद।
और दो नवव्यवहारवादी हैं, एक है हमारे पास टॉलमैन, दूसरे हैं हमारे पास बंदूरा, और दोनों की थ्योरीज में हमें देखने को मिलती है सोशल लर्निंग। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत होते हैं जो दोनों को मिक्स करके बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म के बीच की कड़ी हैं। बंदूरा और टॉलमैन दो हमें नियो बिहेवियरिस्ट देखने को मिलते हैं। बंदूरा जिनकी सोशल लर्निंग थ्योरी है, और फिर इसके अलावा टॉलमैन की हमें जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देखने को मिलती है। ये दोनों थ्योरी हमें क्या है, ये दोनों थ्योरी हमें देखने को मिलता है कि नियो बिहेवियरिस्ट थ्योरीज हैं, ये नव व्यवहारवादी सिद्धांत है, बंदूरा के भी और टॉलमैन के भी। चलिए फिर हम देखते हैं हु इंट्रोड्यूस द टर्म आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन, किसने आईक्यू शब्द को प्रतिपादित किया। तो आईक्यू शब्द को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है टर्मन को 1908 में। 1908 में इन्होंने मेंटल एज के साथ क्रोनोलॉजिकल एज का कंसेप्ट दिया और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके इन्होंने आईक्यू की अवधारणा दी। ध्यान रखिएगा, टेस्टिंग की शुरुआत, इंटेलिजेंस टेस्टिंग की शुरुआत बिने साइमन करते हैं, लेकिन उसको आईक्यू के फॉर्मेट में रखने का जो यहां पे हमें देते हैं अवधारणा, कॉन्सेप्ट देते हैं, वो टर्मन देते हैं 1908 में। तो साथियों ये थे आज के 5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स यहां पे नए नए मिले होंगे, साथ ही साथ आपने पुराने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा। इसी तरह के और कंसेप्ट लेके मैं अगले वीडियोस में फिर आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।